देखो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, देखो यहाँ से जो आगे का टॉपिक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है? देखो हम लोग का जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखते थे, परावैद्युतांक रखते थे, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे। ठीक है, आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक परा क्या बोलते हैं पैरामैग्नेट, डाईमैग्नेट और फेरोमैग्नेट। ठीक है, प्रतिचुंबक चुंबकी प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी और अनुचुंबकी। ठीक है, इस टाइप से। तो जब इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तब क्या होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में मोशन करते रहते हैं, ये भी जो है एक द्विध्रुव आघूर्ण की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो जब इनको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है पूरे अलाइन हो जाएंगे। इसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे, उसको प्रेरण बोलते थे, इसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, और इसके कारण जो है एक वेक्टर हम लोग को मिलता है। अब ये क्या है, ये जो है डाइपोल मोमेंट है। तो इकाई आयतन में जो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एम। ये जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैपिटल एम है, ये क्या होता है, इकाई आयतन में मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है कहाँ, यूनिट वॉल्यूम में। किसी चालक में दो प्रकार की धाराएं संभव हैं। अब देखो जो हम लोग का कंडक्टर होता है, ठीक है, खासकर वो जब वो मैग्नेटिक मटेरियल हो, ठीक है, जब मैग्नेटिक मटेरियल वाला कंडक्टर हो तब उसमें दो तरह की धाराएं बहती हैं। ठीक है, कौन कौन सी धारा, एक तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बहेंगी, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे फ्री करंट। ठीक है, स्वतंत्र धाराएं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री करंट बोलेंगे। ठीक है, आई फ्री। इनके प्रवाह को हम लोग क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग वोल्टेज लगाएंगे उस हिसाब से जो है इसमें करंट फ्लो होगा, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसे हम लोग अमीटर से माप सकते हैं। ठीक है, अमीटर का यूज़ करके इसे नाप सकते हैं और स्वतंत्र धारा या चालन धारा कहते हैं इसे। ठीक है, और जो दूसरा धारा होता है वो होता है बद्ध धारा या बाउंड करंट। अब ये बाउंड करंट क्या होता है, देखो इसके अंदर जो है वो एटॉम्स होंगे और एटॉम्स के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे होंगे। ठीक है, मोशन कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है, ये चार्ज पार्टिकल का मोशन भी क्या होता है, करंट के बराबर होता है। तब यहाँ पे जो है एक करंट फ्लो होगा, एक स्मॉल करंट, स्मॉल आई जो है वो फ्लो होगा। ठीक है, तो ये जो करंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं बद्ध करंट या बाउंड करंट बोलते हैं। ठीक है, स्वतंत्र करंट क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण सीधा सीधा जो करंट फ्लो होगा वो होता है हम लोग का फ्री करंट। ठीक है, बद्ध धाराएं क्या होती हैं, वह करंट जो इलेक्ट्रॉन्स के चक्रीय गति, कक्षीय हो या फिर स्पिन हो, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन हो या स्पिन मोशन हो, उसके कारण जो करंट फ्लो होगा उसे हम लोग बोलेंगे बद्ध धाराएं। ठीक है, बाउंड करंट बोलेंगे। ये क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण या कक्षीय गति के कारण जो धाराएं उत्पन्न होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बद्ध धाराएं। ये चुंबकीय आघूर्ण के लिए उत्तरदायी होती हैं और इसी से जो है हम लोग का चुंबकीय आघूर्ण बनता है, जो छोटे छोटे मैग्नेट बनते हैं। ठीक है, ये धारा घनत्व तो दो तरह का होता है, एक होता है सरफेस बाउंड करंट और एक होता है वॉल्यूम बाउंड करंट। सरफेस बाउंड करंट को के बी से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम बाउंड करंट को जे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यह धारा, इसके प्रवाह केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ही दिखते हैं। ठीक है, जब हम लोग मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब ये इफेक्ट जो है हम लोग को देखने को मिलेगा। कौन सा, ये करंट, सरफेस करंट और क्या बोलते हैं, वॉल्यूम करंट, बाउंड चार्जेस के कारण। ठीक है, यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, अगर हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, उस केस में अंदर जो है वो करंट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, सरफेस में होगा। ठीक है, के बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन जे बी यानी कि वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, जबकि सरफेस करंट डेंसिटी जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म, असमान चुंबकीय क्षेत्र।
नॉन यूनिफॉर्म केस में क्या होता है, के बी इक्वल टू 0 होता है और जे बी इक्वल टू भी क्या होता है, 0 होता है। सॉरी, के बी इज नॉट इक्वल टू 0, जे बी इज नॉट इक्वल टू 0। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड करेंट डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन और करेंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन, क्या रिलेशन होता है, जे बी इक्वल टू वैक्टर डेल क्रॉस वैक्टर एम, ठीक है, और के बी इक्वल टू क्या होगा, वैक्टर एम क्रॉस एन कैप। ये जो है रिलेशन हो जाएगा दोनों के बीच में, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन और करेंट डेंसिटी के बीच में, ठीक है। ये जो जे बी होता है हम लोग का डेल क्रॉस वेक्टर एम होगा, जैसे वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा तो सिग्मा बी जो होता था वो क्या था, हम लोग का जो वेक्टर था उसका एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते थे, ठीक है, और जो रो वाला बाउंड करेंट डेंसिटी था वो क्या होता था, डेल क्रॉस डेल डॉट वेक्टर पी होता था, ठीक है, वेक्टर पी का डाइवर्जेंस लेते थे। सेम यहाँ पे सेम एनालॉजी है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है बस क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, वो हम लोग का डॉट प्रोडक्ट था और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर एम क्रॉस एन कैप, एन जो है वो डायरेक्ट एरिया के डायरेक्शन में जो है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और जो जे है वो क्या है, हम लोग का कर्ल है, वेक्टर एम का कर्ल। इसके बाद आता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकन क्षेत्र। देखो, जब हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ते हैं ना, तब तीन चीज़ें आती हैं, वेक्टर बी, वेक्टर एच और वेक्टर एम, और तीनों जो है वो समान समझे जाते हैं, ठीक है, लेकिन तीनों में जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये क्या है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होता है, ठीक है, ये क्या है, जो प्रेरित होता है, ठीक है, इसे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो प्रेरित होता है ये है। अब ये वेक्टर एच क्या होता है, देखो, जैसे वहाँ पे हम लोग का क्या था, वेक्टर ई था, ठीक है, वेक्टर ई था, यहाँ वेक्टर पी था, और एक हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंट्रोड्यूस किए थे। अगर आप लोग को याद हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये माध्यम पे डिपेंड करता है, ये एप्सिलॉन 0 पे जो है वो डिपेंड करता था। तब ये डिपेंडेंसी हटाने के लिए हम लोग किसका यूज़ किए थे, वेक्टर डी का यूज़ किए थे। ये जो है एप्सिलॉन 0 पे डिपेंड नहीं करता, यानी माध्यम पे डिपेंड नहीं करता, ये जो है माध्यम से स्वतंत्र होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। जो वेक्टर बी होता है ये हम लोग का म्यू ज़ीरो के समानुपाती होता है, इसके एक्सप्रेशन में हम लोग को म्यू ज़ीरो या म्यू जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन जो वेक्टर एच है वो उसमें म्यू ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, वेक्टर एच जो है वो क्या हो जाएगा, बी बाई म्यू ज़ीरो हो जाएगा, म्यू ज़ीरो से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये होता है हम लोग का मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकन क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र जो है वो सेम टाइप के हैं। ये क्या आता है हम लोग का, मैग्नेटाइजेशन फील्ड है ये, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है ये। तो ये तीनों ना अलग अलग हैं, कई बार जो है इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो आप लोग याद रखेंगे बी क्या है, बी म्यू ज़ीरो पे डिपेंड करता है और एच जो है म्यू ज़ीरो पे डिपेंड नहीं करता। आगे देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। जो मैग्नेटिक मटेरियल में जो कुल करंट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है फ्री चार्ज के कारण और एक होता है बाउंड चार्ज के कारण, ठीक है, आई फ्री प्लस आई बाउंड। तो चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर बी चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है, किंतु यह माध्यम से स्वतंत्र होता है, ठीक है, जो चुंबकन क्षेत्र होता है वो वेक्टर बी के समान होता है, किंतु यह माध्यम से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करता, अर्थात माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यह निम्न द्वारा दिया जाता है। जैसे हम लोग एम्पियर लॉ लिखते हैं किसके लिए, वेक्टर बी के लिए, और वेक्टर बी जो है वो कैलकुलेट करता है वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई, या म्यू ज़ीरो आई फ्री प्लस आई बाउंड, दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन जो हम लोग का मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, चुंबकन क्षेत्र होता है, ठीक है, इसके लिए अगर एम्पियर्स लॉ लिखें तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एच डॉट डी एल है इसमें सिर्फ और सिर्फ आई फ्री आएगा, न तो आई बाउंड आएगा और न ही म्यू ज़ीरो आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, आई फ्री आएगा। ये होता है, और इससे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एच का वैल्यू, ये होगा हम लोग का मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, चुंबकन क्षेत्र। ये याद रखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इसमें और रिलेशन भी देखेंगे। अब देखो वेक्टर बी और वेक्टर एच में क्या अंतर होता है, वेक्टर बी और वेक्टर एच में क्या अंतर होगा।
वेक्टर बी जिसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं द्वारा चुंबकित पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, उसे व्यक्त करेगा। जबकि जो एच है वो स्वतंत्र धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी जो है वो जीरो होता है सभी जगह। किंतु डाइवर्जेंस ऑफ एच का मान जो है वो सभी जगह शून्य नहीं होता। ठीक है, देखो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी जो होगा वो सभी जगह शून्य होगा, लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एच सभी जगह शून्य नहीं होता। विशेषतः चुंबकीय पदार्थ के अंदर जो है ये जीरो नहीं होगा। आगे देखेंगे कि चुंबकीय पदार्थ के अंदर जो डाइवर्जेंस ऑफ एच होता है वेक्टर एच, ये जो है माइनस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एम के बराबर होता है। एच का मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, एच का मात्रक जो है एम्पियर पर मीटर होता है, जबकि बी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। वेक्टर एच को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है किस पे डिपेंड करता है? फ्री करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फ्री करंट पे डिपेंड करता है और फ्री करंट को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो फील्ड है, इस फील्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड बी होता है इसे हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पे निर्भर करता है। ठीक है, इसीलिए एच को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये बी, एच और एम चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, चुंबकीय सदिश, इसमें क्या रिलेशन होता है? देखो, वेक्टर बी इक्वल टू होता है म्यू ज़ीरो वेक्टर एम प्लस वेक्टर एच। सेम इक्वेशन हम लोग वहाँ भी पढ़े थे। वेक्टर डी इक्वल टू क्या पढ़े थे? एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर एप्सिलॉन ज़ीरो वेक्टर ई प्लस वेक्टर डी, ये पढ़े थे अगर आप लोग को याद हो। सेम इक्वेशन यहाँ पे है। ठीक है, वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू ज़ीरो वेक्टर एम प्लस वेक्टर एच, या फिर वेक्टर एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेक्टर बी बाई म्यू ज़ीरो माइनस एम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ये रिलेशन से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ जो एच होगा वो माइनस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एम के बराबर होता है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि स्वतंत्र धाराओं की अनुपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र एच का मान शून्य होना चाहिए। ठीक है, बल्कि यह आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ स्वतंत्र धाराएं नहीं बह रही हैं, किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वो शून्य होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर हम लोग के पास एक बंद वक्र लेते हैं, ठीक है, तब इसके लिए एच जीरो हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे जो करंट है, करंट का अगर योग ज़ीरो होता है तभी एच ज़ीरो होगा। अगर ये योग ज़ीरो नहीं है तो एच जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। इसीलिए वेक्टर बी का डाइवर्जेंस ज़ीरो हो जाता है, लेकिन ये जो है वो ज़ीरो नहीं होता। इसके बाद देखो क्षेत्र रेखाएँ जो हैं वो किस टाइप से दिखती हैं। अगर हम लोग वेक्टर बी के लिए क्षेत्र रेखाएँ देखें तो ये जो है यहाँ प्रवेश करती हैं, यहाँ भी इसी डायरेक्शन में होंगी और इसी डायरेक्शन में ये बाहर निकलेंगी। ठीक है, ये होता है हम लोग का, ये इसे थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कर्व होके ये ऐसे फिर से ये निकल जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से, ये जो है हम लोग का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर बी है ये। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? वेक्टर बी। जबकि जो वेक्टर एच होता है इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मटेरियल के अंदर जो है इसका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है, और सेंटर पे जो है ये दूर जाने का कोशिश करता है। ये जो है इस टाइप का होता है, देख रहे हो इसका शेप, ये इस टाइप से होगा। ठीक है, ये होता है हम लोग का वेक्टर एच। ठीक है, दोनों के फील्ड है। बाकी यहाँ पे ये इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, ये जो है हम लोग का, ये इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ये इसी डायरेक्शन में आ रहा है ये। ठीक है, और यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा है। ये हम लोग का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर में जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का मैग्नेटिक चुंबकन क्षेत्र।
जो मैग्नेटाइजेशन m है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, ये जो है वेक्टर h के समानुपाती होता है, ठीक है। m इज़ प्रोपोर्शनल टू वेक्टर h, और वेक्टर m इक्वल टू क्या होता है, जाई m वेक्टर h होता है, ठीक है। जहाँ पे जाई को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या बताता है कि कहीं पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कितनी आसानी से वो चुंबकित हो जाएगा, ठीक है, कितने आसानी से वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये जो है बताता है हम लोग का ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। चुंबकनशीलता को B/S से भी देते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू μ0 μr भी होता है, ठीक है। μ0 माध्यम की आपेक्षिक चुंबकनशीलता, और इसका जो वैल्यू होता है 1/m होता है। ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। ER में भी हम लोग देखे थे 1 प्लस क्या होता था, E होता था, सेम। देखो, अगर आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो मैग्नेटोस्टैटिक जो है वो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। और अगर आप लोग को मैग्नेटोस्टैटिक समझ में आ जाए, या ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैग्नेटोस्टैटिक अगर समझ में आ जाए तो सेम एनालॉजी, सेम फार्मूले जो है हम लोग का कहाँ पे रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में रहता है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो फार्मूले रहते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं और दिखने में बहुत गंदे रहते हैं, ठीक है, वो याद मतलब अच्छे से नहीं होते। जबकि मैग्नेटोस्टैटिक के केस में क्या होता है, इसके फार्मूले छोटे छोटे अच्छे होते हैं, ठीक है, और तुरंत याद हो जाते हैं। तो मैग्नेटोस्टैटिक को आप लोग पहले पढ़िए, समझिए। अगर मैग्नेटोस्टैटिक आप लोग का क्लियर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फार्मूले भी आप लोग को याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम वेरिंग फील्ड, समय परिवर्ती क्षेत्र। हम लोग देख रहे थे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हम लोग या तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, या फिर अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है, समय के साथ परिवर्तित होता है तब भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल में उसके लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लेते हैं ये हम लोग का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या किए हैं, एक जो है छोटा सा कोई लूप रखे हैं, ठीक है, या तो ये सर्कुलर हो सकता है या क्या बोलते हैं, आयताकार हो सकता है। तब यहाँ पे इस लूप से, इस एरिया एलिमेंट से जो गुजरने वाले बल रेखाओं की जो संख्या होगी, सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा, ठीक है, फाई ई जैसा, इसमें भी क्या था, एरिया के अंदर जो है वेक्टर ई डॉट डी एस, एरिया के अंदर गुजरने वाला जो फ्लक्स था, सेम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इस एरिया के अंदर जो फ्लक्स गुजरेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगे, उनकी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी फाई का वैल्यू क्या होता है, बी डी ए, जो छोटा सा सूक्ष्म एलिमेंट होता है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बी डी ए कॉस थीटा होता है। इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर बी डॉट डी ए आ जाएगा, इंटीग्रेशन। यहाँ पे डी ए क्या है, सरफेस एलिमेंट है, इसका मात्रक होता है वेबर। जो हम लोग का फ्लक्स है इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से ये इसको पक्षांतर करेंगे, ये मीटर स्क्वायर है, तो बी का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या बोलते हैं, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई जो होता है वो होता है बी ए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग, अगर ये हम लोग का यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, सिर्फ सरफेस का इंटीग्रेशन बचेगा। तो ये जो है हम लोग का एरिया, जहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इक्वल टू क्या है हम लोग का, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है, ठीक है, बी ए एन कॉस थीटा। एन जो है वो फेरों की संख्या है, ठीक है, पाई इक्वल टू बी ए एन कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद चुंबकीय प्रेरण और फैराडे का नियम। जब किसी कुंडली पे या चुंबक के मध्य, अब मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक कुंडली है और एक चुंबक है, अगर इनके बीच में क्या होती है, आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन होती है। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि हम लोग के पास क्या है, एक कॉइल है, ठीक है, और एक क्या है, चुंबक है। या तो ये चुंबक गति करे, ठीक है, ये स्थिर रहे, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी वो ज़ीरो हो, ये दोनों गति करे, या फिर क्या हो, ये गति करे और ये ज़ीरो हो, ठीक है, या फिर दोनों गति करे, ठीक है। तीनों ही केस में इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपेक्षिक गति बोलेंगे। और जब कुंडली और किसी चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होता है, ठीक है,
तब क्या होता है, देखो कुंडली में होता है, अथवा एक कुंडली के समीप दूसरी कुंडली में जो है वो धारा परिवर्तित होती है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे चुंबक की जगह हम लोग क्या रख दिए, एक और कुंडली रख दिए। अगर इस कुंडली में हम लोग धारा को चेंज करते हैं, करंट को चेंज करते हैं, तब इससे संबंधित जो है फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा ऐसे, तो ये जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो कुंडली में विद्युत वाहक बल जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये दोनों केस में अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कुंडली में करंट आई का जो वैल्यू है वो चेंज करते हैं, या एक चुंबक को मोशन कराते हैं, चुंबक और कुंडली के बीच में अपेक्षिक मोशन कराते हैं, तब दोनों ही केस में क्या होता है कि ये जो कुंडली है इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो क्या होगा कि विद्युत वाहक बल जो है वो जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे हम लोग बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और परिपथ में जो है एक धारा प्रवाहित होने लगेगी, और इसे हम लोग बोलेंगे प्रेरित धारा। ठीक है, और ये जो प्रेरित धारा है किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में जो है वो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, ये जो विद्युत वाहक बल यहाँ पे प्रेरित होगा, ईएमएफ जो यहाँ प्रेरित होगा, और यहाँ पे जो करंट आई फ्लो होगा, ठीक है, ये किस कारण से होता है, ये फ्लक्स में चेंज होने के कारण। यहाँ भी क्या होगा, ये फ्लक्स होगा इस टाइप से। तो फ्लक्स अगर यहाँ पे चेंज होता है तब हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे जब भी कुंडली में फ्लक्स चेंज होगा तब जो है ईएमएफ जनरेट होगा, और एक प्रेरित धारा भी जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, किसी कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस घटना को क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे। और इसके कारण जो ईएमएफ जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा, -d∅dt के बराबर होगा। जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, ठीक है, उसके बराबर होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे का नियम, E = -d∅dt। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैराडे का नियम बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछ चुका है कि फैराडे का नियम क्या है, लॉरेंज का नियम क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, ये कूलॉम का नियम क्या है, गॉस का नियम क्या है। तो ये नियम आप लोग को याद होनी चाहिए। ये है क्या बोलते हैं, फैराडे का नियम। इसका क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म भी है, डिफरेंशियल फॉर्म भी है, आगे देखेंगे। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तब E = क्या आ जाएगा, -n d∅dt आ जाएगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल। और इसमें जो प्रेरित धारा है, ये विद्युत वाहक बल, ये विभव है। ठीक है, ये पोटेंशियल है। अब हम लोग का करंट क्या होता है, V/R होता है। ठीक है, ओम का नियम, तो ये क्या आ जाएगा, E/R। तो ये जो है हम लोग का करंट का वैल्यू हो जाएगा -nR d∅dt। ईएमएफ निकाल लेंगे, ईएमएफ को रजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो परिपथ है इस टाइप से होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, कुंडली होगा। ठीक है, कुंडली से जो है एक रजिस्टेंस जुड़ा हुआ होगा। तो ये सर्किट में आई धारा प्रवाहित होगी, और इसका अगर ये क्या है, ई है, मतलब आर है, इसका रजिस्टेंस जो है वो आर है। ठीक है, और यहाँ पे आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इस पर जो है ईएमएफ ई जनरेट हुआ है। तब ई = क्या आ जाएगा, E = IR आ जाएगा। ठीक है, या फिर I = हम लोग क्या लिखेंगे, E/R लिखेंगे। ठीक है, तो ये है प्रेरित धारा। प्रेरित आवेश क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा को टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तब जो है हम लोग को आवेश का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रेरित धारा की दिशा। मैग्नेटोस्टैटिक में किसी भी क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है वो है उसका डायरेक्शन निकालना। हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ रहे थे तब भी देख रहे थे कि सिर्फ अगर डायरेक्शन का अंदाज़ा हम लोग लगा लेते हैं तब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ भी सेम केस है, यहाँ पे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो डायरेक्शन है। अब देखो, प्रेरित धारा की दिशा जो है वो किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसे हम लोग दो नियम से ज्ञात करेंगे। एक होता है लेंज का नियम, और एक होता है फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम। ठीक है, लेंज का नियम क्या बोलता है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से वो उत्पन्न होता है। ठीक है, किस कारण से उत्पन्न होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये कोई सी भी जो प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तब ये जो प्रेरित धारा है ये चाहेगा कि फ्लक्स कम हो जाए। ठीक है, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो ये प्रेरित धारा ये चाहेगा कि जो फ्लक्स है वो बढ़ जाए। इसका इसको जो है वो थोड़ा डायग्राम से समझा देता हूँ।
यहाँ पे हम क्या, ये हम लोग का एक कुंडली है, ठीक है। यहाँ पे एक चुंबक रखे हुए हैं हम लोग, ये हम लोग का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा जो है वो फील्ड लाइन जो है वो निकल रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर इसे हम लोग क्या करते हैं, पास लाते हैं, ठीक है। जब इसे हम लोग पास लाएंगे, अब देखो अभी यहाँ पे कितना फील्ड लाइन गुजर रहा है, 1 2 3, ठीक है। अब इसे जब हम लोग पास लाएंगे, क्योंकि पोल के पास में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सघन होता है। अब यहाँ से जो है वो ज़्यादा क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो गुजरेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स जो है वो बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, बढ़ गया। तो अब यहाँ पे जो करंट प्रेरित होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे जो करंट प्रेरित होगा उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा कि ये बढ़ने का जो है वो विरोध करेगा। मतलब यहाँ जो फ्लक्स है वो कम होना चाहिए, ये क्या करेगा, फाई को कम करने का कोशिश करेगा। जो धारा होगा, जो धारा प्रेरित होगा, इसमें धारा प्रेरित होगा, ठीक है। तो ये जो धारा का जो डायरेक्शन होगा वो फाई को कम करने का कोशिश करेगा, फाई को कम करने का कोशिश करेगा, यानी कि ये जो है इस डायरेक्शन में निकल रहा है, ठीक है। तब ये क्या करेगा, ये जो इसके कारण जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में है, तब ये क्या करेगा, फ्लक्स को इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड ये अब इस डायरेक्शन में है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, ठीक है। ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा हो। लेंज का नियम ये बोलता है कि इसका विरोध करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ये ब्लू वाला लाइन जो है प्रेरित होगा, ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन में उंगली को रखेंगे, ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है, तब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट हैंड में हम लोग अपनी उंगलियों को घुमाएंगे, यानी करंट का डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। करंट जो है अब इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, ये ऐसे फ्लो होने लगेगा करंट, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। क्लियर है। तो ये होता है लेंज का नियम, ये उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से जनरेट होता है। आप लोग सिंपल सा इतना याद रखना, अगर ये फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तब इस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तब जो प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे आप लोग। ये होता है लेंज का नियम। और इसका यूज़ कब करते हैं, जब किसी परिपथ में धारा की दिशा ज्ञात करना हो, तब हम लोग इस नियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद आता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसके द्वारा भी जो है हम लोग प्रेरित धारा की दिशा जो है वो ज्ञात करते हैं। लेकिन किसके लिए ज्ञात करेंगे, सीधे चालक के लिए। अगर हम लोग के पास ऐसा कोई धारावाही चालक है और इसमें हम लोग को करंट का डायरेक्शन निकालना है, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। और इसके अनुसार क्या है, जो अंगूठा है, थंब है, उसे हम लोग चालक की गति की दिशा में रख देंगे अंगूठा को, ठीक है। तर्जनी जो फोर फिंगर है, ठीक है, उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख देंगे। तो जो हम लोग का मिडिल फिंगर होगा, ठीक है, वो जो है प्रेरित धारा की दिशा दिखाएगा, ठीक है। जो हम लोग का मिडिल फिंगर है वो हम लोग का क्या दिखाएगा, प्रेरित धारा की दिशा। सीधे चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। फैराडे के नियम के समाकलन तथा अवकलन रूप, ये होता है फैराडे का नियम, ठीक है। और फैराडे में जो फैराडे के नियम से जो ईएमएफ मिलता है हम लोग को, ये होता है, ठीक है। फाई का वैल्यू ये होता है, ठीक है। तब अगर इन दोनों को मिला के अगर हम लोग लिखना चाहें, और ई का वैल्यू ये होता है, ठीक है, वेक्टर ई डॉट डी एल, तो ये इसका जो समाकलन वाला रूप होता है वो ये होता है, वेक्टर ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी ए होता है, ठीक है। ये जो है फैराडे के नियम का समाकलन वाला रूप है। यहाँ पे वेक्टर ई और वेक्टर बी दोनों रहेंगे। अवकल रूप में क्या होगा, कर्ल ऑफ वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। ये होता है हम लोग का अवकलन रूप, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं फैराडे का नियम।
और ये सब इम्पोर्टेंट है। देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, इन्हीं सभी समीकरण को, ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉइसन इक्वेशन, ये सब चीज़ों को जोड़ के जो है मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन का सेट दिया था। उसमें फैराडे का भी इक्वेशन है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है उसको मिला के जो है नियम दिया था, और इसी को हम लोग मैक्सवेल का इक्वेशन बोलते हैं। यही सब चीज़ें रहेंगी। तो ये फैराडे का नियम याद रहना चाहिए, कर्ल ऑफ वेक्टर E = -del V/del t होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का अन्योन प्रेरण तथा अन्योन प्रेरकत्व। ये क्या होता है, देखो हम लोग अगर एक कुंडली है, ठीक है, इस कुंडली में हम लोग क्या कर रहे हैं, आई करंट फ्लो करा रहे हैं, और दूसरा कोई कुंडली है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं, ठीक है, और इसमें अगर हम लोग धारा का मान चेंज करते हैं तब इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें जो है एक धारा प्रेरित हो जाएगा, ठीक है, धारा जो है वो प्रेरित हो जाएगा। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रेरण, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक शब्द आता है प्रेरकत्व। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल के म्यूचुअल क्या बोलते हैं ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, मतलब एक दूसरे के परस्पर अभिक्रिया पे जो है वो डिपेंड करता है, जबकि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो अपने लिए ही होता है। अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में धारा का मान बदलने पर दूसरे परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग करंट को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो करंट उत्पन्न हो जा रहा है, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण। जिसमें धारा परिवर्तित की जाती है, जिसमें हम अपने से जिसमें धारा परिवर्तित करते हैं, ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल या फिर प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें धारा परिवर्तित होता है इसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स प्रथम कुंडली में धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, इस कुंडली के धारा पे डिपेंड करेगा, यानी कि I1 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स ∅2 है, इस सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स ∅2 है वो प्राइमरी कॉइल की धारा I1 पे डिपेंड करता है। ∅2 इज़ प्रोपोर्शनल टू I1। इसे हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज़ करेंगे m, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व बोलते हैं, ठीक है। ∅ = m/I1, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व। इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, अगर I1 = 1 हो तो ∅2 = m, अर्थात अगर पहली प्राथमिक कुंडली में हम लोग 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तब दूसरी कुंडली में जो मैग्नेटाइजेशन उत्पन्न होगा, मैग्नेटाइजेशन बोल रहा हूँ, जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, m, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व बोलेंगे, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है हेनरी, ठीक है। और EMF जो है वो m के टर्म में कैसे लिखेंगे, EMF = -mdI1/dt। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो जो सेकेंड में जो EMF जनरेट होगा वो करंट में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा, I1 में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा, ठीक है। इसी को हम लोग लिखते हैं। इसे हटाने के लिए फिर से जो कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, यही हम लोग का क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है। अगर समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं, ठीक है, वृत्ताकार कुंडलियां हैं, तो इनके बीच में जो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये होगा, μ0 μr/2 n1 n2/r1 और πr2 का स्क्वायर। m जो है वो n1 और n2 के समानुपाती होगा। r1 पहली कुंडली की जो त्रिज्या होगी, प्राइमरी कुंडली की जो त्रिज्या होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, जबकि सेकेंडरी कुंडली के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा, πr², ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। म्यू जो है वो m जो है म्यू के समानुपाती होता है, यानी जो पदार्थ यूज़ करते हैं क्रोड, ठीक है, उसके समानुपाती होता है। दो क्या बोलते हैं, समतली परिनालिकाओं के बीच, समअक्षी है ये कोएक्सियल परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य क्रिया, ठीक है।
इस टाइप से एक परिनालिका है और इसके अंदर में एक छोटा सा परिनालिका है, ठीक है। तो तब जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, म्यू0 N1 N2 A बाई L1, ठीक है। N1 और N2 के समानुपाती होगा। पहला जो प्राइमरी कुंडली होगा उसके लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा और दूसरी कुंडली के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा, ठीक है। और पदार्थ के जो भी पदार्थ होगा उसके चुंबकनशीलता के समानुपाती होगा, ठीक है। क्रोट के पदार्थ पर निर्भर करेगा। उसके बाद आता है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है, अब कुंडली में देखो, कुंडली में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये हम लोग का कुंडली है, अगर इसमें करंट जो है वो चेंज हो रहा है तो ये भी तो कुंडली है, इसमें भी जो है वो प्रेरकत्व का गुण देखने को मिलता है। तो अपने ही करंट परिवर्तन के कारण इसमें जो प्रेरकत्व का गुण देखने को मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व। किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण उस कुंडली में ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना स्वप्रेरण कहलाता है, ठीक है। इसमें जो फ्लक्स फाई होगा वो धारा के समानुपाती होगा और फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा, ठीक है। एल जो है हम लोग का स्वप्रेरकत्व है, आई अगर 1 एम्पियर है तो फाई इक्वल टू एल हो जाएगा। इस तरह से इसका डेफिनेशन होगी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्वप्रेरकत्व और L1 और L2, स्वप्रेरकत्व जो L1 और L2 है, दो कुंडली हम लोग के पास है, ठीक है। ये हम लोग के पास दो कुंडली है, इसका स्वप्रेरकत्व L1 है और इसका स्वप्रेरकत्व L2 है और इसका जो अन्योन प्रेरकत्व है वो M है। तो इस M और L1 L2 में क्या रिलेशन होता है, M इक्वल टू होता है √ L1 L2, ये याद रखेंगे, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो √ स्वप्रेरकत्व के गुणनफल के √ होता है, ठीक है। जो वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व ये होता है, ठीक है, फॉर्मूला देख लेंगे। और हम लोग का परिनालिका के कारण जो स्वप्रेरकत्व होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये n² के समानुपाती होता है और a के समानुपाती होता है, ठीक है। इसमें a के जो है वो समानुपाती होता है। परिनालिका के कारण ये a के समानुपाती होता है और l के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जबकि इसमें r के जो है वो समानुपाती होता है, n² के समानुपाती और r के समानुपाती होता है। तो ये होता है हम लोग का मैग्नेटोस्टैटिक। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मंडे को क्लास लगेगा, ठीक है। मंडे को देखेंगे किस टाइम पे होगा, दोपहर या शाम को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है तो दोपहर को पैर से नहीं बनता, ठीक है। तो जिस भी टाइम पे होगा क्लास लेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।